जय हिंद बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के साथ मैं मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स शुरू कर चुका हूँ और उसका ये लेक्चर नंबर 3 है। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। इसमें हमने एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं 1 से 30 और उनका एटॉमिक नंबर, उनका सिंबल, उनका नाम भी पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, वो थोड़ा सा देखा था। और आज हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में कह देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये विन्यास क्या होता है कि एक एटम है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, अरेंज्ड हैं। ठीक है, एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस प्रकार से अरेंज्ड हैं। किसी भी परमाणु नाभिक के चारों ओर कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था किस प्रकार से है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसके एग्जाम्पल हैं हमारे पास, हमें ये सारे करने हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो प्रकार से हम इसको कर सकते हैं बच्चों। दोनों चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, आपको जो बढ़िया लगेगी आप उस लेवल पे कर लेना। ठीक है, एग्ज़ाम में कोई भी एक लिख दोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। हालांकि जो दूसरे नंबर पे कराऊंगा वो मुझे ज़्यादा बेटर लगती है और आसान भी लगती है। तो देखते हैं आप लोगों को कौन सा सही लगेगा। ठीक है, जो आपके सामने है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी, वो हालांकि आप 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ा करते थे। ठीक है, तो चाहे तो ये लिख लें, लेकिन इससे बेटर दूसरा है, वो भी अभी आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगी। देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको याद कराया था 1 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन भी 1। हीलियम का 2 होता है तो 2। लिथियम का कितना होता था, 3। ठीक है, और मैंने आपको बच्चों एक चीज़ समझाई थी, शेल बताए थे, KLMN 4 शेल बताए थे बेटा आपको। मैंने कहा था पहले में 2 आ सकते हैं, फिर 8, फिर 18, फिर 32। ये पिछले लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो ये चल रहा है पहला, ये K शेल है और ये जो अगला है ये L शेल है। तो L शेल में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, लिथियम की परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है 3। तो पहले 2 लिखेंगे आप, फिर क्योंकि पहले K शेल में कितने आ सकते हैं, केवल 2। फिर L में चला जाएगा 1, तो कोमा करके 1 लिख दीजिए। फिर बेरिलियम 4 होता है बच्चों, तो 2,2। बोरोन का 2,3 हो जाएगा, कार्बन का 2,4 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 2,5 हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। आपने इसकी परमाणु संख्या याद कर ली होगी, आई होप। ठीक है, हम रिवीजन तो बार बार करते ही रहेंगे ताकि आपके एकदम ये रट जाए चीज़ें। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपको एकदम से रट जाने चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, आपसे एटॉमिक नंबर भी पूछा जा सकता है, आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पक्का पूछी जाएगी, किसी भी 1 या 2 या 3 की। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, इनके सिंबल, इनके नाम और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी सारे क्वेश्चन बना देती है, जो कि आपको एग्जाम में मिलेंगे पक्का। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन के बाद आता है अपने पास ऑक्सीजन, तो इसमें 2,6 कर देंगे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है बेटा, तो 2,7 कर देंगे। नियोन का 2,8 कर देंगे। तो अब K शेल में 2 आ सकते थे, L में 8 आ सकते थे, L भी भर गया है। अब M पे चलेंगे, KLMN, K में कितने आ सकते थे, 2, L में 8, M में 18 आ सकते हैं। ठीक है, तो M भरना शुरू करने की कोशिश करते हैं। देखिए सोडियम 11 होता है बच्चों, तो पहले 2, फिर 8, 8 और 2 हो गया 10, 1 बच गया, तो लास्ट में कोमा करके 1 डाल दिया। फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8। देखिए 8 पे रुक जाना है। ठीक है, 8 के बाद क्या होता है कि N शेल भरने लगता है पहले। ठीक है, इसका रीज़न मैं आगे जो दूसरा आपको मेथड बताऊंगा कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, वहाँ से आप थोड़ा समझ सकते हैं इसका रीज़न। लेकिन फिलहाल आप याद रख सकते हैं कि भाई जैसे ही M शेल 8 तक पहुंच जाए तो आपने N शेल में भरना शुरू कर देना है। तो 1 भर दिया, फिर 2, और 2 भरने के बाद फिर से क्या है, M शेल भरेंगे, 9, 10, 11। ठीक है, यहाँ पे फिर से आपको ये मैंगनीज याद रखना पड़ेगा कि
सॉरी क्रोमियम याद रखना पड़ेगा। क्रोमियम में क्या होगा बच्चों, क्रोमियम में क्या होगा, ध्यान से देखिए, 11 के बाद फिर से अगला जो 12वां है वो तो यहाँ आएगा, एक यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो 13 हो जाता है। ठीक है, तो क्रोमियम एक अलग से आप याद कर लीजिएगा। फिर मैंगनीज में दोबारा से 13 और 2 हो गया, फिर 14, 15, 16, और फिर कॉपर में भी क्या हो जाएगा, लास्ट में एक रह जाएगा, तो इसलिए पहले 18 हो जाएंगे और फिर 18 और 2 जिंक में हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि आप बड़ी आसानी से यहाँ तक तो कर सकते हो, आप आर्गन तक, आगे थोड़ा सा आप उलझ सकते हो। तो इस उलझन का जो तोड़ है बच्चों वो है ये वाली कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये हालांकि हम बीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं या +1 +2 के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो आप चाहें तो इस कॉन्फ़िगरेशन के मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्ज़ाम में लिख सकते हैं और ये आपको कहीं ना कहीं काफ़ी आसान पड़ जाएगी। आई होप, देखते हैं आपको कैसा लगता है। आइए, एक ऑफबोर रूल है बेटा, ऑफबोर रूल, इसमें क्या करना है, देखो आपने 1s लिख लेना है। 1s एक ऑर्बिटल होता है। देखो मैंने आपको बताया था ना, एक ऑर्बिट होता है, देखो ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलते हैं, बाहर एक रास्ता है, फिर एक और रास्ता है, मैंने बताया था, हमने कहा था ये शेल है, के शेल। ठीक है, यानी कि एक आप लगा लो के नाम की एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे कमरे, तो के अंदर भी कुछ कमरे हो सकते हैं, ऐसे ही एल शेल है जो उसके अंदर भी कमरे हो सकते हैं, तो इन कमरों को नाम दिया जाता है ऑर्बिटल। ठीक है, इन कमरों को क्या नाम देते हैं, ऑर्बिटल। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, रहते हैं, और एक डिब्बे में, एक कमरे में यानी कि 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर एक बहुत बड़ा कमरा मान लीजिए जिसको हम रास्ता बोल रहे हैं, शेल बोल रहे हैं, और उसके अंदर बहुत सारे कमरे हो सकते हैं। ठीक है, तो उन कमरों को हम क्या बोल देते हैं भाई, उनको बोल देते हैं ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो आपके सामने 1s ऑर्बिटल, आपको सबसे पहले लिख लेना है 1s, क्योंकि इसमें 1 है तो बस एक ही सर्कल। फिर है सेकंड नंबर पे है, अब जब हम लिखते हैं 2, इसका मतलब 2 डब्बे बनाने हैं, 1 2, तो पहला है 2s और अगला होता है 2p। ठीक है, अब अगला है 3, तो 3s 3p फिर 3d। आप हमेशा s-p-d-f ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले s फिर p फिर d, s p d f, s p d f, s p d, इतने से हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि 1 लगा रहे हैं तो 1s, एक ही डब्बा, एक ही सर्कल, एक ही ऑर्बिटल, फिर 2s 2p 2, फिर 3 के लिए 3, 3s 3p 3d, 4 के लिए 4, 3s 4s 4p 4d 4f, 5 के लिए 5 बनाने, एक और बना सकते हो आप चाहो तो, 5s 5p 5d, लेकिन हमारा काम इतने से चल जाता है। ठीक है, फिर आगे आप लिख सकते हो 6s 6p। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, आपने तीर लगाने हैं, एरो मारने हैं टेढ़े ऐसे। पहला एरो यहाँ लगा दिया बच्चों, दूसरा यहाँ लगा दिया, तीसरा यहाँ लगा दिया, चौथा यहाँ एरो, 5वां यहाँ, 6ठा यहाँ, 7वां यहाँ, ऐसे एरो लगा देने हैं आपने। ठीक है, अब देखिए पहला एरो किसको पार कर रहा है, 1s को भेद रहा है, तो सबसे पहले लिख लेंगे आप 1s। दूसरा एरो देखो किसको भेद रहा है, 2s को, तो 2s लिख लिया। बड़ी ही आसान ट्रिक है ये। ठीक है, इसी को ऑफबोर रूल भी कहते हैं। रूल के भीतर जाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, रूल की गहराई में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, हमें तो ये ट्रिक से मतलब है, क्योंकि आपके सिलेबस में है कॉन्फ़िगरेशन। हालांकि इस रूल के अंदर क्या होता है, ये कहता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को लगाना होता है, बस ये रूल कहता है ये चीज़, जो कि आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को लगाना है, तो ये सीक्वेंस है, किसने दी थी, ऑफबो ने दी थी। ठीक है, आपने क्या किया, पहला तीर मारा 1s में, दूसरा तीर मारा 2s में, फिर आगे लाइन, तो यानी कि अब आपको देखना है कि पहला तीर कहाँ लगा, 1s में। ठीक है, लिख लिया 1s, फिर 2s, फिर तीर कहाँ गया, 2p में,
फिर आगे किस में जा रहा है 3s में, फिर देखिए 3p में गया, फिर 4s में गया, फिर देखिए 3d में गया, 4p में गया, 5s में गया, फिर देखिए 4d में गया, 5p में गया, 6s में गया, फिर देखिए 4f में गया, 5d, 6p ये रहा, और यहाँ 7s भी आ सकता है। इतना से आपका काम आसानी से चल जाएगा। अब याद रखिएगा s वालों में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। s वाले में कितने आते हैं, केवल मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। p वाले में मैक्सिमम बेटा 6 आ सकते हैं, और d वाले में 10, और f वाले में 14। बस इतना जिसको समझ में आ गया, अब वो मार नहीं खाएगा, बड़ी आसानी से कोई भी आ जाए आप कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे। s में मैक्सिमम 2 करने हैं बेटा, p में 6 करने हैं, d में 10 करने हैं, f में मैक्सिमम 14 कर सकते हैं। अब देखिएगा आगे, अब मान लो स्कैंडियम की लिखनी है बेटा आपने, स्कैंडियम के 21 होते हैं, तो आपने ये लाइन कहाँ से ले लेनी है, ये लाइन कहाँ से ले लेनी है, देखिए यहाँ से ये पूरी लाइन लिख लेनी है आपने लिख लेनी है ये पूरी लाइन, यहीं पे भर के देखते हैं। आप देखो स्कैंडियम का आप सभी को याद हो गया होगा 21 होता है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, तो इसके 21 इलेक्ट्रॉन को हमें इनमें भरना है। आइए भरने की कोशिश करते हैं। पहले 1s में 2 भर दो, 2s में भी 2, क्योंकि s में 2 ही आ सकते हैं, p में 6 आ सकते हैं, s में 2 आ सकते हैं, p में 6 आ सकते हैं, s में 2 आ सकते हैं। यहाँ रोक लेते हैं, एक बार गिन लो कितने हो गए, 6 और 6 12, और 2 14, 16, 18, 20 हो गए हैं बेटा। यहाँ तक 20 हो चुके हैं, ठीक है। तो एक बचता है, उसको कहाँ डाल दोगे आप, 3D के ऊपर। तो ये बन गया आपका स्कैंडियम, ये देखो यही तो है आपके सामने, ये रहा स्कैंडियम 3D1। आप चाहें तो लास्ट का लिख सकते हैं बेटा, आप चाहें तो केवल लास्ट वाले लिख सकते हैं, लास्ट के 2 4s2 3D1, इससे भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, क्योंकि आप BSc के छात्र नहीं हैं, आप मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आप ये पूरी लाइन लिख के इसको भरें, ठीक है। आप ऐसा करना चाहिए आपको, और बड़ा ही आसान है ये मेथड। और 2 चीज़ें जो हैं याद रखने वाली हैं, ये वाली, इसके अलावा कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसमें भरते जाइएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। केवल क्रोमियम और कॉपर में याद रखना है कि 4s में 1 कर देना है, 4s में 1 कर देना है, यहाँ 3D में 5 कर देने हैं, यहाँ 3D में 10 कर देने हैं, ठीक है। अब 3D 10 ये क्यों होता है, क्योंकि ये पूरे भर जाता है, डी के 5 डिब्बे होते हैं, ये पूरे भर जाते हैं इलेक्ट्रॉन से, 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 9 10 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप पूरा भर जाए कोई चीज़, तो आप स्टेबिलिटी महसूस करते हो ना, घर में हर एक प्रकार की कंफर्ट की चीज़ें आ जाएं, ठीक है, हमारे पास फ्रिज हो, AC हो, पंखे हो, जो भी हमें चाहिए होता है वो सब कुछ हमारे पास हो, ठीक है, पूरा घर भर चुका है, हमें जितनी भी चीज़ें चाहिए सारी हमारे पास हैं, तो हमारी लाइफ एकदम आसान हो जाती है, हमें लगता है अभी हम स्टेबल हो चुके हैं। तो उसी प्रकार ये भर चुका है, तो इसलिए स्टेबल हो गया है ये 3D10 में। और ये 3D5 में ये आधी चीज़ें इसके पास आ चुकी हैं, इसके जो डब्बे हैं, इसके जो ऑर्बिटल हैं बेटा, वो आधे भर चुके हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। भले ही 2 TV नहीं है, एक तो है, ठीक है, 2 पंखे नहीं है, एक तो है, 2 गाड़ियाँ नहीं है, एक तो है, ठीक है, 2 फ्रिज नहीं है, एक तो है, 2 इन्वर्टर नहीं है, एक तो है। तो यानी कि हर डब्बा आधा आधा तो भरा हुआ है ना, तो ये भी एक स्टेबिलिटी महसूस कर रहा है, इसलिए इसके भी 3D 5 हो जाते हैं। 3D 4 नहीं होते बेटा, 3D 5 कर लेता है, ये हाफ फिल्ड बोल देते हैं इसको, हाफ, आधा भरा हुआ, आधा पूरा भरा हुआ, ठीक है, ये आधा भरा हुआ, ये पूरा भरा हुआ। तो इन दोनों को याद रख लेना है, क्योंकि इन दोनों में से ही कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्योंकि बच्चा क्या कर देता है 4s2 कर देता है, 3D 4 कर देता है, जो कि उसका गलत हो जाता है। यहाँ पे बच्चा क्या कर देता है, 4s2 कर देता है, 3D 9 कर देता है, जो कि उसका गलत हो जाता है। आपने क्या करना है, 3D 5 3D 10। अब जो बच्चे मेरे साथ कॉलेज में मेरे से जुड़े हुए हैं, आर्ट्स कॉमर्स वाले, उन बच्चों की प्रैक्टिस मैं और भी ज़्यादा करा दूंगा क्लास में, ठीक है। और जो बच्चे हमारे पूरे देश में से अगर कोई जुड़ा है, कोई सुन रहा है, उसको थोड़ा सा अपने लेवल पे करना होगा। हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, ठीक है।
क्योंकि साइंस के बच्चे तो बड़ी आसानी से इन चीज़ों को समझ जाएंगे, उनको तो लगेगा बड़ा ही हल्का सा लगेगा उनको, तो जैसे 10वीं क्लास 11वीं क्लास कुछ चल रही हो, तो उनके लिए बड़ा ही आसान है। लेकिन ये MDC जो है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो है हमारा केमिस्ट्री का, ये आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों को साइंस से वाकिफ़ कराने के लिए है, साइंस से जोड़ने के लिए है। तो थोड़ा साइंस आप लोगों को समझ में आ जाएगी तो आगे आप जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपके एग्ज़ाम होंगे, आप ग्रेजुएशन के बाद कुछ एग्ज़ाम देना शुरू करोगे, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो उन एग्ज़ाम्स में बैठोगे तो साइंस भी तो वहाँ मिलेगी आपको, ठीक है। तो साइंस मिलेगी तो वहाँ पर आपके कहीं ना कहीं चीज़ें काम आएंगी। तो आप लोग पढ़ते जाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने पूरी सीक्वेंस लगा दी है बेटा यहाँ, तो आपको बता दिया कि एक लाइन लिख लेनी है आपने 1s वाली, कैसे लिख लेनी है, ट्रिक बता दी, ऑफ प्रिंसिपल के थ्रू बता दिया आपको कैसे करना है। तो ये देखिए 1s 1s2 1s1 1s2 2s1 फिर 1s2 2s2, तो इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। आपने कहाँ तक कर लेनी है, ये 30 तक कर लेनी है, और जब आप क्लास में आओगे तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन 30 की मैं कराऊंगा क्लास में, ठीक है। ये 30 तक की कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको क्लास में कराने वाला हूँ, डरने वाली कोई बात नहीं है। एक वो लाइन जो आपको बताई है बस वो एक बार याद हो जाए और उसको निकालने की ट्रिक आपको या फिर याद हो जाए, उसके बाद आपका गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो चीज़ें गलत हो सकती हैं, वो दोनों मैंने आपको पहले ही बता दी। कौन कौन सी भाई? एक क्रोमियम और एक कॉपर, जो नीले कलर में आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विन्यास जो है हमारा ख़त्म होता है, और एक और टॉपिक नया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा और ये बड़ा ही आसान भी है। इसको बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, ठीक है। इन डायग्राम से हम क्या पता करते हैं? इन डायग्राम से हमें पता चलता है कि भी एटम किस प्रकार से एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करे हुए हैं। बॉन्डिंग मतलब किस प्रकार से एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए लुईस डॉट संरचनाएं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन डॉट संरचनाएं भी कहते हैं, ऐसे डायग्राम यानी आरेख हैं जो एक अणु में, जो एक मॉलिक्यूल में उसके एटम्स के बीच किस प्रकार का रासायनिक बंधन है उसका वर्णन करते हैं। यानी कि कुछ एटम्स जो आपस में बंधे हुए हैं वो किस प्रकार से बंधे हुए हैं उसका वर्णन करने के लिए हम कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और मॉलिक्यूल क्या होता है? एटम तो हमने पढ़ लिया था, मैंने मॉलिक्यूल भी यहाँ पर डाल दिया जानबूझ के। तो मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों? मॉलिक्यूल यानी अणु, अणु होता है मॉलिक्यूल। तो अणु क्या होता है? इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एटम होते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा परमाणुओं का जो एक समूह बनता है उसे हम मॉलिक्यूल या अणु कहते हैं। ये देखो एक अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का एक समूह होता है जो आकर्षक बलों द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। ये एटम्स आकर्षक बलों की वजह से एक साथ बंधे होते हैं, अलग अलग नहीं होते, बंधे होते हैं, इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे को ये खींचने का काम करते हैं। और इन्हीं एटम्स के, इन्हीं परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? हम अणु कहते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल कहते हैं। 2 और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। और इनको क्या कहते हैं? इन फोर्सेस को क्या बोल देते हैं? बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बोल देते हैं, ठीक है, रासायनिक बंधन। तो बड़ा ही मैंने आसान तरीके से बताने का कार्य किया है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आपसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, आपको कहा जाएगा बनाओ, हाइड्रोजन का बना के दिखाओ, ठीक है। तो ये देखो हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। तो मान लो 2 हाइड्रोजन आ गए अपने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ और पास पास आते जा रहे हैं, तो इतना पास आ जाएंगे कि यहाँ पे आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये थोड़ा ओवरलैप कराना है आपने ऐसे, और एक इलेक्ट्रॉन मैंने एक्स से दिखाया बेटा, इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे एक्स से एक इलेक्ट्रॉन दिखाया और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एक्स से दिखाया। तो जब ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ पे बंधन में बंध जाएंगे ये, ठीक है। एक बंधन होता है जो शादी करते हैं हम लोग, और ये दूसरा बंधन है, ठीक है, केमिकल्स का बंधन है। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन पे दोनों हाइड्रोजन का हक है, ठीक है। यानी कि एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो था पहले उसी का हक था, इस एक्स पे केवल इस हाइड्रोजन का हक था, इस एक्स पे पहले इसी हाइड्रोजन का हक था, लेकिन अब इन्होंने शेयरिंग कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया है?
एक हाइड्रोजन के पास अब कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास भी 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं। इन्होंने शेयरिंग कर ली है, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, ठीक है, आपस में इन्होंने बांट लिया है इलेक्ट्रॉन्स को, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे दोनों हाइड्रोजन का हक है। इसे कोवलेंट बॉन्ड भी बोल देते हैं, कोवलेंट, ठीक है, कोवलेंट, लेकिन ये आपको करना ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का आपको पता है 7 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, यानी कि 2 अंदर वाले में के शेल में और बाकी के 5 बाहर की तरफ होंगे। और याद रखिएगा हमेशा हर एक एटम कोशिश करता है अपने लास्ट में 8 करने की कोशिश करता है बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन कोशिश करता है ये अपने लास्ट में पैदा करने, इकट्ठा करने की, कि वो 5 की बजाय यहाँ पे क्या हो जाए, 8 हो जाए। तो इसको 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा नाइट्रोजन को? नाइट्रोजन के पास कितने हैं, अंदर 2 हैं, अगले में 5 हैं, इस 5 को इसने 8 तक पहुंचाना है, तो इसको क्या करना चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, कहीं से इसको 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसके ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इसको बोल देते हैं ऑक्टेट, इंग्लिश में ऑक्टेट, ठीक है। तो खैर इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो मान लीजिए ये नाइट्रोजन अपने 5 इलेक्ट्रॉन के साथ आ रहा है, ये रहे 5। एक नाइट्रोजन और है बेटा, उसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन नहीं गिनेंगे हम, वो तो के शेल में है, न्यूक्लियस के पास हैं, ठीक है। हम बाहर वाले शेल के देखेंगे, वहां पे 5 थे, उस 5 को करना है इसने 8, तो 1 2 3 4 5 हैं इसके पास। अगर ये इन तीनों के साथ गठबंधन कर ले और ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके तीनों के साथ बंधन कर ले, तो इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे बच्चों, उसके भी 8 पूरे हो जाएंगे। आइए इस वाले डायग्राम में देखते हैं। देखिए इसके पास यहाँ पे कितने हैं, अंदर 6, 3 इस नाइट्रोजन के हैं, नाइट्रोजन नंबर 1, नाइट्रोजन नंबर 2, 3 इसके हैं, तो 6 इसके यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं, तो 6 और 2 कितना हो गया बच्चों, 8। इसी प्रकार से 6 ये रहे, 2 ये रहे, जो x है वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये 6 और 2 कितने हो गए, 8। इसको कितने करने थे, 8 करने थे। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन ने गठबंधन कर लिया, बंधन कर लिया दूसरे नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, और अपना ऑक्टेट यानी कि अपने आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कर लिए उसने, 8 कर लिए, जो कि वो चाहता था। तो ऐसे बनता है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन में कितने डंडे लगा सकते हैं हम भाई, ऐसे बॉन्ड कितने लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड, ये एक डंडा एक डंडा एक डंडा, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड तीसरा बॉन्ड। तो इसलिए यहाँ से ये भी पता चल जाता है नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 डंडे लगा सकते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं उनमें, क्या बोल देते हैं इसे, ट्रिपल बॉन्ड बोल देते हैं। ट्रिपल मतलब 3, आपको पता होगा। अब देखिए ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन बाय चांस लिखा गया है यहाँ, ठीक है, ये ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन। तो अब देखो ऑक्सीजन का आप लोगों को पता है, अब 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 कोमा कैसे लिखोगे, 6, तो आखिरी वाले शेल में कितने हैं, 6, पूरे कितने करना चाहता है, 8 करना चाहता है। 8 बनाने के लिए इसको कितने और चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब इसके 6 से 6 की बजाय कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यानी कि इसको दूसरे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बस, ठीक है। तो देखिए बना के देखते हैं एक बार। एक ऑक्सीजन आया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अभी 6 हैं, मैंने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए इसके, दोबारा बनाते हैं, ये रहा 1 2 3 4 5 6। एक ऑक्सीजन और आया, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं, चाहिए कितने इसको, ये नंबर 1 है मान लो, ये नंबर 2 है बेटा, तो इसको चाहिए कितने, 2, ये इसके 2 के साथ बंधन कर लेगा, और जो दूसरा ऑक्सीजन है वो भी इसके 2 के साथ पहले वाले के बंधन कर लेगा। तो जो ये मैंने सर्कल बनाया ना बच्चों, इसके अंदर गिनो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, गिनो, मैं गिनवाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 पूरे कर लिए, ठीक है, 8 ही तो पूरे करना चाहता था ना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नंबर 1 के गिन के देखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8, तो इसने भी 8 पूरे कर लिए भाई, दोनों के 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। आपने 8 इलेक्ट्रॉन अगर पूरे कर दिए तो मॉलिक्यूल बन जाएगा बच्चों। और देखिएगा एक चीज यहाँ पर, ये x और ये x को जोड़ दो तो एक बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस x और इस x को जोड़ दें
दूसरा बॉन्ड बनता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन में कौन सा था? ट्रिपल बॉन्ड था बच्चों। ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, क्योंकि आपको दो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, दो डंडे दिखाई दे रहे हैं जिसको बॉन्ड बोल रहे हैं हम। तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए भी ये लेक्चर काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। तो आपके जो भाई बहन हैं, आपके रिश्तेदारों में जो छोटे भाई बहन हैं, दोस्त हैं, कोई आस पड़ोसी है, छोटे बच्चे हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, और नाइट्रोजन के बाद बेटा हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और स्ट्रक्चर कर लेते हैं, मीथेन। मीथेन क्या होती है? गैस होती है CH4। ठीक है, नितिन सर ने आपको पढ़ा दिया होगा, क्योंकि वो ऑर्गेनिक देख रहे हैं, मैं इनऑर्गेनिक देख रहा हूँ, पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो ऑर्गेनिक में CH4 सर ने आपको ज़रूर पढ़ा दिया होगा या पढ़ा देंगे। तो ये मीथेन गैस होती है, राइस की फील्ड में निकलती है, आपको पता होगा, और भैंसें वगैरह जो खाती रहती हैं वहाँ से, थोड़ा सुना होगा आपने। ठीक है, तो खैर आपको क्या करना है, आपको तो बस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर मीथेन का करना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक C कार्बन होती है, 4 हाइड्रोजन होती हैं, 4 हाइड्रोजन, इनको जोड़ दो ऐसे, ये बन गया मीथेन। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की मदद से समझना है हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। आप डॉट भी लगा सकते हो X की जगह ऐसे, इसीलिए इसको डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, लेकिन मैंने X लगा दिया था। आप डॉट भी लगा सकते हो ऐसे, एक डॉट यहाँ है। ठीक है, अब ये पूर्णतः है लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, लेकिन आप X भी लगा सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन E भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कार्बन का सबसे पहले देखो एटॉमिक नंबर आपको पता है 6 होता है बच्चों। तो 2 कोमा क्या लिखेंगे हम? 4। तो लास्ट में इसके पास कितने हैं बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन है। पूरा कितना करना चाहता है ये? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। तो या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, या ये 4 को शेयर कर ले, बंटवारा कर ले, आपस में बांट ले कि भाई मेरे 4 पे तेरा हक, तेरे 4 पे मेरा हक। ठीक है, इस प्रकार से बंटवारा करना है कि मेरे वाले तेरे, तेरे वाले इलेक्ट्रॉन मेरे। उसी को बोलते हैं ना कोवलेंट बॉन्ड, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन बना लो पहले। कितने के साथ? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन मैंने बना लिए। और हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं आपको पता है? 1 ही होता है। तो हाइड्रोजन का 1 लगा लिया, यहाँ भी हाइड्रोजन का 1 लगा लिया, यहाँ भी हाइड्रोजन का 1 लगा लिया, यहाँ भी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लगा लिया। अब क्या करेंगे, इनमें क्या हो जाएगी, जब ये पास पास आ जाएंगे बॉन्डिंग हो जाएगी। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। अब कार्बन के गिनने हैं तो गिन के देखिएगा बच्चों, ग्रीन पेन से कर देता हूँ। देखिए कार्बन के इतने गिनने पड़ेंगे आपको इस डिब्बे के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए कार्बन के, हमें 8 ही पूरे करने थे। ठीक है, हाइड्रोजन के देखना चाहते हैं आप लोग, तो देखिए एक हाइड्रोजन के कितने पूरे कर सकते हैं हम? केवल 2। हाइड्रोजन के केस में आपने 2 पूरे करने हैं, 8 नहीं पूरे हो सकते वहाँ। ठीक है, तो 1 ये रहा, 1 ये रहा। तो हाइड्रोजन के कितने पूरे हो गए भाई? 2। इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन गया आपके सामने। ठीक है, मैंने बॉन्ड बना के क्या किया है, यहाँ पर X लगा दिया, X X X, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। X का मतलब इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो ये 4 स्ट्रक्चर आप कर लो। इसके अलावा अगर मुझे कुछ और स्ट्रक्चर कराने होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल स्ट्रक्चर नहीं कराने आपको, क्योंकि आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझाना हमारा काम है, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। बहुत सारे एग्जाम्पल भी कराए जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को परेशान नहीं करना है। ठीक है, आपको बेसिक आइडिया हो जाए, इतना ही हमारा सिलेबस है। तो 4 मैंने करा दिए, अगर 1-2 और कराना होगा मैं करा दूंगा। तो यहाँ पे एक तरह से लगभग इस पहले चैप्टर का काम हमारा ख़त्म होता है, लेकिन इसके अलावा भी अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं 1 लेक्चर और लगा दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 लेक्चर जो मैंने अभी तक लिए हैं समझ में आ चुके होंगे, और आप बेहतरीन तरीके से कार्य कर पाएंगे, बढ़िया तरीके से अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर पाएंगे। आप लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।